नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड तबाही की खबर के साथ। ग्लेशियर टूटने से जो तबाही उत्तराखंड में मची है, उसके बीच जिंदगियां बचाने की जंग चल रही है। बहुत ही मुश्किल दौर से उत्तराखंड गुजर रहा है। 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा नदी में आई बाढ़ से भयानक तबाही मची है। 18 लोगों के शव जहां बरामद हुए हैं, वहीं 202 लोग अभी भी लापता हैं। इस बाढ़ के चलते ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं। यहां मौजूद एक टनल पूरी तरह से बाढ़ के साथ बहकर आए मलबे से भर गई है। खबरों के मुताबिक इस टनल में 30 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। टनल के अंदर जेसीबी की मदद से रेस्क्यू टीम के जवान मलबा साफ कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये टनल करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है और जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने के अभियान में जुटे हुए हैं। और भाई आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे तपोवन पावर प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे और उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम उत्तराखंड के तपोवन इलाके में मौजूद है। ये तपोवन का वही इलाका है जहां पर ग्लेशियर टूट के गिरने से, ग्लेशियर का एक खंड गिरने से कल बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। सबसे पहले हम आपको धौलीगंगा नदी दिखाएंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि वो ग्लेशियर का खंड गिरा था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी त्रासदी यहाँ पर हुई। और कितना नुकसान हुआ, तो सबसे पहला नुकसान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ, जो तकरीबन 13 मेगावाट का एक पावर प्लांट था, जो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो गया है। जिसके कोई भी आप अगर दीवारों की बात करी जाए या फिर उस डैम की बात करी जाए, उसमें से कुछ भी बचा नहीं है। ये दूसरा जो एक डैम था, काफ़ी बड़ा डैम 520 मेगावाट का, यहाँ पर धौलीगंगा नदी पर बनाया जा रहा था एनटीपीसी द्वारा। इसको भी काफ़ी भारी क्षति हुई है। केवल दीवारें अब यहाँ पर बची हुई है और कहा जा रहा है कि नदी का स्तर भी अब तकरीबन 12 मीटर मलबे की वजह से बढ़ गया है। यहाँ पर इस टनल में कहा जा रहा है कि तकरीबन 37 जो मजदूर थे, जो लोग काम कर रहे थे, वो अंदर फंसे होने की आशंका है और इसी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात 2 बजे से चल रहा है और इसमें आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और जो स्टेट पुलिस है, वो सभी के सभी साथ मिलकर उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सारी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलबा निकाला जा रहा है अंदर से, और ये पूरा मलबा उस नदी के बाद आया था जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं। कल यहाँ पर खड़े रहना भी संभव नहीं था, क्योंकि पूरा इलाका उस मलबे के अंदर डूबा हुआ था, जिसको पूरा आज साफ़ किया गया है। तो हालात काफ़ी नाजुक है। एक एक पल बहुत कीमती है, क्योंकि जो अंदर लोग फंसे होने की आशंका है, वहाँ पर कोई बिजली नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पानी नहीं है। तो ऐसे हालात में जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए बस यही उम्मीद करी जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो, क्योंकि तकरीबन 180 मीटर अंदर कहा जा रहा है कि वे लोग फंसे हो सकते हैं। और अभी तक 100 मीटर तक का जो मलबा है, उसको बाहर निकाला गया है। तकरीबन 80 मीटर बाकी है। तो कल सुबह तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, जब तक, और कहा यह जा रहा है अफसरों द्वारा कि जब तक हर एक आदमी को रेस्क्यू ना कर लिया जाए, ये जारी रहेगा। तकरीबन 24 लोगों की अभी तक के शव बरामद कर लिए गए हैं और 202 लोग लापता थे। ऐसे में और कई सारी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसको भी भारी नुकसान हुआ है। 5 पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें से एक पुल काफ़ी ज़रूरी था, जो चाइना की बॉर्डर तक जाता है, और जो लोग जिनके परिवार वाले अंदर थे, वे भी काफ़ी परेशान हैं। तो इस वक्त हालांकि पर्यावरण का एक बहुत रौद्र रूप हमने देखा है, लेकिन एक एक्सपर्ट्स की अगर माने और अगर देखा जाए, तो इंसानों का इसमें कितना हाथ था, कि क्या गलतियां हुई, किस वजह से ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई, ये पता लगाने में अभी समय है। लेकिन प्रायोरिटी अभी सबसे ज़्यादा यही रहेगी कि किसी तरह से जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, जो लोग मिसिंग है, जो लोग लापता है, उनकी खोज करी जाए, ताकि उनके घर वालों को भी एक उम्मीद अभी इस वक्त यही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा हो और लोगों को बाहर यहाँ से निकाला जाए। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हालात का जायजा लेने के लिए जोशीमठ पहुंचे। वहां उन्होंने जो रेस्क्यू टीम है, उसके अधिकारियों से बात की। फिर एनडीटीवी को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें बचाया जाए। कितनी उम्मीद है जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने की? देखिए, उम्मीद जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं जाको राखे साया मार सके ना कोई। तो हम उन तक पहुँचने में जहाँ तक पहुँचा जा सकता है, आखिरी छोर तक,
हमारे जवान वहाँ पहुँचेंगे और उनको हमारी कोशिश होगी। सर ये बड़ी त्रासदी है, तो आगे ऐसा ना हो उससे प्रिवेंशन के लिए क्या कदम सरकार उठाएगी? देखिए, उसके लिए आजकल मैपिंग की व्यवस्था है, तो उसके लिए जो वैज्ञानिक लोगों के साथ राय मशवरा किया गया है और आजकल कुछ ऐसी रिसर्च हुई है कि अर्ली वार्निंग दिया जा सकता है, तो हम उस सिस्टम का हम लोग सर प्रायोरिटी क्या रहने वाली है सरकार की? अभी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? प्राथमिकता जो लोग अभी टनल में फंसे हैं उनको बाहर निकालना, और जो बाहर है उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 75 दिन हो चुके हैं। ऐसे में राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म कर बातचीत करने की नसीहत दी, तो किसान नेताओं ने उनकी इस पहल का स्वागत किया। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। सोमवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म कर बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की अपील की। किसान नेता कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री बुलाएंगे तो वे बातचीत के लिए जरूर जाएंगे। हम अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ को तुरंत मीटिंग बुलाएं। किसान जथेबंदियों के आगू उनके साथ जाके मीटिंग करने के लिए हम तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि सुबह मीटिंग बुलाएं, माननीय प्रधानमंत्री सुबह मीटिंग में हमको बुलाएं। सभी जथेबंदियां जाने के लिए तैयार हैं। हम अपना पक्ष रखेंगे और उनका सुनेंगे। जो हमारी ठीक बात होगी वो मानी जाए, जो उनकी ठीक होगी वो हम मानने के लिए पाबंद है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि न तो मंडियां खत्म हो रही हैं और न ही एमएसपी, लेकिन किसानों को इस पर विश्वास नहीं। जो इतनी बार बातचीत में भी हल नहीं आप जो है ढूंढ पा रहे हैं, तो किसान जो कह रहा है, जो बात आपके समझ में नहीं आ रही है, तो जो बात सीधी सादी जो बात है कि किसान कह रहा है कि जिस मांग को हमने नहीं की रखी है, उस जो है डिमांड जो है, जो कानून जो है वो आपने देश के जो किसानों के ऊपर थोप दिया है, तो वो किसान की सीधी मांग है कि वो ये कानून जो है वो वापस ली जाए। किसानों को ये भी शिकायत है कि प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में बहुत देर से बात की, वरना अब तक तो उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा था। देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान चला जाता है बिना कुछ बताए और किसान के पास नहीं आ सकता, उसको डर लग रहा है। अभी हम दिल्ली से आ रहे थे, तो दिल्ली से जब हम आ रहे थे तो हमको कई जगह रोका गया, वापस कर दिया गया। तो ये हमको ये माहौल हो रहा है कि हम दिल्ली में नहीं, हम तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में हैं। प्रधानमंत्री तो बोलता है एक कॉल चाहिए, कॉल उसके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, एक गाड़ी लेके यहाँ आ जाए, कौन से यहाँ अतवादी बैठे हैं, वो अतवादी बताता है हमको। जो दिल्ली का बॉर्डर बना हुआ है, हम पंजाब से हैं, फिरोजपुर जिला हमारा, वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर है। इससे अच्छी हालत तो वहाँ पर है। हम रिट्रीट सेंटर में सेरेमनी देखते हैं, हमें तो ऐसा लगता है जैसे ये 3-4 राज्यों को मिला के एक बॉर्डर बना दिया केंद्र सरकार ने। हमारे जो यहाँ आंदोलनकारी बैठे हैं वो इतने सहमे हुए भी वो दिल्ली पुलिस से डरते हुए शीशगंज बंगला साहब गुरुद्वारा के दर्शनों के लिए नहीं जा सकते। बेशक प्रधानमंत्री की अपील के बाद किसानों में सरकार से बातचीत को लेकर नई उम्मीद जगी है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए जब अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट किया, तब इसके खिलाफ बॉलीवुड हस्तियों ने और क्रिकेट जगत की हस्तियों ने ट्वीट किया था और इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया था। अब महाराष्ट्र कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या केंद्र सरकार के दबाव में इन तमाम हस्तियों ने ट्वीट किया था। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इन ट्वीट्स की जांच कराने की बात कही है। अभिनेता अक्षय कुमार और बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल दोनों की ओर से किए गए ये ट्वीट्स हूबहू एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो वहीं ऐसे कई बड़े हस्तियां हैं जिन्होंने पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के जवाब में किए अपने ट्वीट्स में एमिकेबल शब्द का इस्तेमाल किया है। सुनील शेट्टी ने तो अपने ट्वीट में मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष को टैग किया है। इन्हीं सारे ट्वीट्स का हवाला देकर सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से इन ट्वीट्स की जांच करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि वो ये जांच करवाना चाहती है कि कहीं केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में तो इन सितारों ने ये ट्वीट नहीं किए हैं। राज्य के गृह मंत्री ने जांच करवाने की बात कही है। जो ट्वीट्स हैं उसमें कुछ शब्द कॉमन है,
एमिकेबल नाम बार बार सभी लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब है किसी स्क्रिप्ट के ऊपर ये काम हुआ है। दूसरी ओर अक्षय कुमार और साइना नेहवाल, इनके जो ट्वीट्स हैं, साइना नेहवाल हमारी स्पोर्ट्स स्टार हैं, आदर्श है युवाओं के लिए, और बॉलीवुड के स्टार है अक्षय कुमार जी, इनका ट्वीट तो सेम है, जैसे सयामी ट्विंस होते हैं उस तरह का वो ट्वीट किया हुआ है। तो इसके बारे में भी जांच होने की आवश्यकता है कि क्या इसको भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्क्रिप्ट दिया था। और इस संदेह को बल इसलिए मिलता है कि सुनील शेट्टी जी ने जो ट्वीट किया है इसमें तो एक भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी उसको टैग भी किया हितेश जैन नाम का। तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होने की आवश्यकता है। आपका जो ऑब्जेक्शन में जहां तक मैं समझता हूं, इसके बारे में जरूर जांच हम करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में पूरी जांच करेंगे कि किस प्रकार से हुआ है। खास करके जो सुनील शेट्टी का जो ट्वीट है, उन्होंने जैन नाम के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको रिट्वीट किया। पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद भारतीय सितारों की ओर से किए गए इन ट्वीट्स को लेकर जहां कई लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं इस मामले में कुछ दिन पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दूसरे क्षेत्र के मामलों पर सावधानी से बात करने की नसीहत दी थी और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा था कि भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर से केंद्र सरकार को ये सब नहीं करवाना चाहिए था। मैं सचिन को सलाह दूंगा कि किसी अन्य क्षेत्र के बारे में बोलते समय सावधानी बरतें। सरकारने या गोष्टी करायला नाही पाहिजे। या सर्व ही सगळी खूप मोठी लोक आहेत। या लोकांना अशा प्रकारचं ट्वीट करायला सांगणं कळलं का? सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। यह सब बड़े लोग हैं, इन्हें ट्वीट कर हैशटैग इस्तेमाल करने को कहकर सरकार ने इनकी छवि खराब की है। ऐसा नहीं है कि चीन या पाकिस्तान से देश को खतरा था। सवाल सरकार पर उठाए जा रहे थे, देश पर नहीं। अगर सरकार को इस्तेमाल करना था तो अक्षय कुमार का इस्तेमाल करना चाहिए था, लता मंगेशकर या सचिन तेंदुलकर का नहीं। तुम्ही या सर्व लोक अक्षय कुमार वरती अटपायचं ना विषय। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर ही भारत रत्न खूप मोठी माणसं आहेत। इस पूरे मामले में जहां जांच से जुड़े किसी भी शख्स की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन बीजेपी ने इसे लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का अपमान बताया। कांग्रेस नेताओं ने और महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न लता दीदी और सचिन तेंदुलकर का अपमान किया है। वे उनकी हाथ जोड़ करके माफी मांगे और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया है उसे तुरंत वापस ले। इस पूरे मामले में सरकार ने जांच की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि प्रशासन अपनी जांच में इन सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया हैंडल करने वालों से पूछताछ करती है या फिर कुछ सेलिब्रिटीज से भी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के दादर चौपाटी से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।